ठीक है, तो इम्पल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। इम्पल्स क्या होगा, देखो आपको मैं एक एग्जांपल दूं। मानो कि आपको एक बॉल दिया गया, ये बॉल है, ठीक है, इसको बहुत ऊंचाई पे फेंक दिया, तो इसको लपक पाओगे, कैच कर लोगे इसको? कुछ बच्चे होंगे ना कि कैच कर लेंगे इसको आराम से। भाई बॉल को कैच कर लोगे? यस और नो? बच्चों बॉल को तो कैच कर लोगे ना आप सब? यस सर। हाँ, तो बॉल को कैच कर लोगे, और अगर यही पत्थर हो तो बहुत ऊंचाई से एक पत्थर आ रहा हो, उसको कैच कर लोगे? नो सर। नो सर। नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे हाँ सर मैं तो कर लूंगा, बट रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा उस पत्थर को कैच करना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? देखो आपने, जब मैंने आपको मोमेंटम समझाया था तब भी यही एग्जांपल लिया था। वहां पे क्या है कि फोर्स की बात हो रही है, सारी की सारी बात है फोर्स की। तो अगर फोर्स को आप जैसे कैच कर रहे हो ना, तो इसके पास मोमेंटम कम था, तो इसलिए आपने कर लिया, इसको कैच कर लिया। लेकिन जो जो पत्थर आ रहा है उसके पास मोमेंटम ज्यादा है, अगर आपने उसको ऐसे लपकने की कोशिश की तो वो आपके हाथ पे इतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर देगा कि आपके हाथ में दर्द होगा या फिर आपके हाथ में फ्रैक्चर आ जाएगा। तो अब इसी मोमेंटम से रिलेटेड चीज होती है इम्पल्स। तो आप क्या करते हो जनरली, आपने देखा होगा कि कोई भी फील्डिंग करता है तो क्या होता है, बॉल ऐसे आती है तो उसको एकदम से ऐसे नहीं, हाथ ऐसे रोक के नहीं रखता। बॉल आएगी तो आप ऐसे पकड़ के पीछे खींचते हो हाथों को, ऐसे आएगी बॉल और पीछे ऐसे पुश करोगे। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि आपका जो फोर्स लगने वाला था उसको आपने किसी थोड़े टाइम के लिए डिवाइड कर दिया, यानी आपने उसको धीरे धीरे रोका, ऐसे एकदम से नहीं रोका। तो धीरे धीरे डीएक्सेलरेट कराया, तो आपने डिवाइड कर दिया उस लगने वाले फोर्स को एक टाइम पे। थोड़ा ज्यादा टाइम लिया आपने लपकने के लिए, आपने कैच करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम यूज किया। तो अब देखो, एक तो ये हो गया। अब ऐसी क्या चीज थी जो आपने मिनिमाइज करी, वो था इम्पल्स, उसको बोलते हैं इम्पल्स। जैसे आपने एकदम से आई ये चीज और ऐसे टक्कर लगी तो एकदम से चोट हो जाएगी ना, तो ये क्या हुआ, फोर्स लगा और बहुत छोटे टाइम के लिए लगा, तो दैट वाज इम्पल्स। और आपने उस इम्पल्सिव फोर्स को अगर ऐसे डिवाइड कर दिया तो आपने टाइम की वैल्यू बढ़ा दी, तो क्या होगा, जो आपके हाथ पे लगने वाला फोर्स है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और वो डिवाइड हो जाएगा एक टाइम इंटरवल पे, तो इसलिए आपके हाथ पे चोट नहीं आएगी। तो देखो अगर साइंस मैथमेटिकली देखेंगे तो इसको इम्पल्स क्या बोलेंगे, इट इज द लार्ज फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन और एक्सप्लोजन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। कि अगर कोई टक्कर टक्कर हो रही है ना, कोलिजन हो रहा है या फिर कोई विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे समय के लिए, जैसे कि एकदम से बॉल टकरा गई आपके हाथ पे, जैसे कि आपके बुलेट लग गई, जैसे कि आपके पत्थर लग गया, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम के लिए हुआ और कोलिजन हुआ, ठीक है। ऐसे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो वो अगर कम टाइम इंटरवल है तो उसको बोलेंगे इम्पल्स, ठीक। तो इम्पल्स को क्या बोलेंगे, फोर्स एक्टिंग फॉर सम टाइम, तो मैथमेटिकली एफ डेल्टा टी, तो फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, ठीक है। डेल्टा टी क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो अगर आप इम्पल्स, तो आपको पता है कि मोमेंटम कंटेंट है। अच्छा इसको इक्वेट कर लेते हैं फिर बताएंगे कि वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप इसी वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, तो आपको ये मिलेगा फोर्स इंटू टाइम, इस टी को इधर ले गई तो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर इसी को एक्सपेंड करके लिख दो तो एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू। तो ये क्या हुआ, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू टी फाइनल, यानी मोमेंटम फाइनल पॉइंट पे माइनस मोमेंटम इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू एम वी, ये हमने देखा था, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जब फाइनल पॉइंट पे होगी तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल पॉइंट पे होगी तो इनिशियल मोमेंटम। तो ये क्या मिला आपको, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि जो मोमेंटम में बदलाव आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा इम्पल्स को। तो ये आपको मिल गया यहाँ से वैल्यू। तो अब देखो, फोर्स है, किसी टाइम के लिए लगा, तो उसको बोल दिया इम्पल्स। तो आप क्या कर रहे हो, इम्पल्स इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद लीनियर मोमेंटम। तो अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है जैसे पत्थर है, उसका मास ज्यादा, हमने यही एग्जांपल लिया था मोमेंटम पढ़ रहे थे, तो मास ज्यादा, वेलोसिटी उसकी जो भी रहेगी तो उसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा। बॉल है, बॉल की वेलोसिटी गिरेगी तो उतनी रहेगी जितनी पत्थर की है, बट मास कम है तो इसका मोमेंटम कम। तो आप इसके जो मोमेंटम कंटेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको डिवाइड कर रहे हो दो चीजों में, फोर्स में और टाइम में। तो अगर आपने टाइम बढ़ा दिया तो दिस मीन्स द फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन योर हैंड्स या द फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन योर बॉडी पार्ट्स, तो क्या होगा, दैट विल बी डिवाइडेड।
तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ा दोगे वैसे वैसे फोर लगने वाला फोर्स उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम तो फिक्स्ड ही था ना यार, मास भी फिक्स था ऑब्जेक्ट का और उसकी वेलोसिटी जो भी रहेगी वो फिक्स हो जाती है। मोमेंटम जो कंटेंट है, गिर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसका मोमेंटम कंटेंट फिक्स है, उसको आप दो चीजों में भाग डिवाइड कर सकते हो, फोर्स और टाइम। टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स लगेगा कम। तो ये आपको समझ आया। और मोमेंटम इंपल्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज फोर्स इनटू टाइम, और रिप्रेजेंट करोगे फोर्स और टाइम कर्व पे तो मोमेंटम क्या आएगा? एरिया अंडर द कर्व। आपको बताया था ना किसी भी ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिले, यानी वाई एक्सिस पे फोर्स है इनटू एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? इंपल्स। तो एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये ब्लू कलर का एरिया है इंपल्स, ठीक है। और ग्राफ पे स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्टिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऐसी कोई चीज होती नहीं है, क्या होती है? फोर्स को टाइम से डिवाइड करोगे तो कुछ होता है? No. होता होगा, कुछ तो होता होगा, बट हमें अभी पता नहीं है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आएगा आपका क्या? स्लोप ऑफ द कर्व। लेकिन ग्राफ एरिया अंडर द कर्व विल बी फोर्स इनटू टाइम, और वही होता है इंपल्स। तो इसलिए फोर्स टाइम कर्व पे इंपल्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया अंडर द कर्व को, एरिया अंडर द कर्व, ठीक। तो इतनी बातें आपको समझ आई। इंपल्स इज एसोसिएटेड विद द मोमेंट कंटेंट ऑफ द मोमेंटम कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहली बात। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ठीक। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और इंपल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ऑन फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। अब एप्लीकेशन देखो। एप्लीकेशन पहली वाली तो मैंने आपको बता दी कि फील्डर है, वो अपने हाथ को ऐसे पीछे लेके आएगा, जब बॉल को कैच करेगा तो इस पॉइंट पे ना करके वो क्या करेगा? हाथ को ऐसे पीछे लेके आएगा, तो उसका टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा। कुछ तो टाइम लगेगा ना इतना इसको हाथ पीछे लाने में बॉल पकड़ के, तो यानी आप फोर्स को, जो फोर्स लगने वाला था उसको कम कर रहे हो, है ना। तो आपके चोट लगने के चांसेस हो गए कम। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो अभी ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ये कार टकराती है तो यहाँ पे सीधा जो इसका है, जो ये अंदर बंदा बैठा है उसका सर यहाँ टकराता है, ठीक। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ? सेकंड केस में जो है कार वैसे ही टकराई, बट यहाँ पे एयर बैग था। एयर बैग ने क्या किया? थोड़ा कुशनिंग एक्शन, यानी थोड़ा उसको गद्दमदार एक्शन जो था वो प्रोवाइड कर दिया। तो क्या होगा कि जो टाइम है, टाइम टकराने का, टकराएगा तो अभी भी, लेकिन टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया, और फोर्स कम होने की वजह से डैमेज होने के चांसेस हमारे कम हो गए। कहाँ पे? गाड़ी में तो डैमेज हो रहा है, बट यहाँ पे सर नहीं फटेगा, सर पे लगेगी नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं एयर बैग इज इंपॉर्टेंट। हेलमेट का भी यही कंसेप्ट है। ये हेलमेट में भी अंदर क्या होता है? कुशनिंग होती है ना, अंदर फोम लगा रहेगा, फिर थोड़ी और कुशनिंग होगी, बाहर से हार्ड शेल होगा। तो क्या होता है? डैमेज तो हार्ड शेल ले लेगा, और अंदर की कुशनिंग क्या करेगी? इंपैक्ट को मिनिमाइज कर देगी, यानी कि इंपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज कर देगी। फोर्स कम हो जाएगा बट टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसका। तो यही होता है इंपल्स का एप्लीकेशन। क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जैसे ही आप टाइम बढ़ा दोगे फोर्स उतना ही कम लगेगा, और सेफ गार्ड कर सकते हो आप किसको? जो भी बंदा डील कर रहा है उस फोर्स से। अब देखो एक एक क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है इंपल्स के लिए, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ो इंग्लिश को, फिर इंग्लिश समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन पे कराएंगे। गोल्फर क्या होता है? गोल्फ गेम के बारे में पता है आपको? गोल्फ के बारे में पता है? गेम क्या होता है गोल्फ गेम? देखो Yes. मूवीज में आपने देखा होगा, हॉर्स घोड़े पे बैठ के भी खेलते हैं कुछ लोग, वैसे भी, ठीक है। यस सर। गोल्फ कुछ नहीं होता, हॉकी Yes, जैसा गेम sir. होता है, पहली बात। और
ग्राउंड में खेला जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, इधर एक जैसे ऐसे पोल होता है, उस पर एक फ्लैग लगा रहेगा ऐसे करके, और इधर से कोई बॉल, गोल्फ की बॉल ऐसे डॉटेड सी रहती है, तो उस पे गोल्फ के क्लब से, क्लब क्या होता है, क्लब कुछ नहीं होता, जो उसका जो खेलने वाला ऐसा होता है ना जिससे हम खेलते हैं, तो ये ऐसा हैंडल होगा। अब कोई बंदा इसको पकड़ के बॉल को ऐसे हिट करेगा, तो ये बॉल ऐसे लुढ़कती 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 आएगी और इसमें गिर जाएगी, ठीक है। तो ये होता है गोल्फ का गेम। हॉकी समझो, जिसको गोल्फ समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। क्लब का मतलब क्या होता है, गोल्फ क्लब मतलब ये स्टिक, हॉकी स्टिक, ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चन क्या है, अ प्लेयर हिट्स अ बॉल ऑफ मास 45 ग्राम, यानी मास ऑफ बॉल आपको दिया 45 ग्राम, एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड दे दी आपको 40 मीटर पर सेकेंड। द गोल्फ क्लब यानी कि द हॉकी इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉल फॉर 3 सेकेंड्स, तो टाइम दिया 3 सेकेंड्स। कंप्यूट द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द क्लब ऑन द बॉल, आपको एवरेज फोर्स निकालना है, ठीक है। एवरेज फोर्स आपको निकालना है। तो पहले मोमेंटम निकाल लो, मोमेंटम बॉल का किसके बराबर होगा, इम्पल्स के बराबर। और इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, तो टाइम गिवन है और फोर्स निकालना है, तो सारी चीजें निकल सकती हैं। देखो करो कोशिश एक बार। देखो बेटा देखते हैं इसको भी, हमें गिवन डेटा है, अरे हाँ गिवन डेटा है मास, मास ऑफ द बॉल, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल अगर मैं निकालने लगूं तो क्या आएगा, मास 0.045। क्यों किया, क्योंकि आई वांट टू कैलकुलेट इट इन द किलोग्राम, तो इतना किलोग्राम टाइम्स वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसको कैलकुलेट कर लो तो कुछ वैल्यू आएगी आपकी। और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, तो यहाँ पे मोमेंटम का चेंज क्या हुआ भाई, इनिशियल वेलोसिटी मान लो अब 0 होती, तो 0 से बढ़कर मोमेंटम हो गया इतना, तो ये चेंज इन मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करेगा। और मोमेंट इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, ये क्या होगा 0.045 इंटू 400 के बराबर, क्योंकि यही मोमेंटम है। तो टाइम आपको गिवन है 3 सेकेंड्स, तो फोर्स विल बी, द एवरेज फोर्स दैट विल बी एक्टिंग इज 0.045 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि टाइम की वैल्यू 3 है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो क्या आएगा 0.015 इंटू 40, तो क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, 600 तो गलत आ रहा है यार, शायद ये आंसर गलत आ गया इधर। टाइम क्या दिया है, फॉर द टाइम 3 सेकेंड्स, और ये ग्राम में दिया है मीटर पर सेकंड में, तो आंसर ये यहाँ पे गलत है यार। 600 कैसे आया तुम लोगों का यार, 0.015 डिवाइडेड बाय 45 को डिवाइड करोगे तो 15, और ये 40, तो ठीक ही तो है, 15 फोर जा 60, तो 0.060 इंटू 10, तो ये क्या आएगा 0.6 न्यूटन, इतना आएगा यार ये तो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, किलो न्यूटन, ओके ओके, किलो था क्या ये,
बट यार किलो तो ऐसे यूज नहीं है, अरे किलोग्राम ही तो होगा, ऐसा यूनिट में किलोग्राम होता है। किसका 600 न्यूटन किसका आएगा बताओ, बताओ कैसे आया तुम्हारा, 600 न्यूटन तो नहीं आ रहा यार मेरा, 0.6 न्यूटन आया है। बोलो बोलो, किसका है 6, कौन बताएगा, मुस्कान बताएंगे, मुस्कान। अच्छा 600 सही है, 0.6 सही है, ये बता दो। सर मैंने किया था 0.045 इंटू में 40 - 0 एंड डिवाइडेड बाय 0.03। 0.03 क्यों किया, 0.003 ऐसा क्यों किया, 3 सेकेंड्स था ना। यस, वो क्या बोलते 0.045 था ना, तो मैंने सोचा कि उसको 3 को अगर 0.03 में कन्वर्ट करके वैसे करूँ तो शायद। नहीं नहीं नहीं, देखो आंसर तो आएगा 0.6 न्यूटन, ठीक है। अब वो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, वो कोई बात नहीं, चेक कराएंगे किसी से जिन्होंने लिखा है ये। बट एक चीज इसमें ये है कि 0.6 न्यूटन, अभी क्वेश्चन के हिसाब से तो 0.6 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि बेटा देखो एसआई यूनिट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मास को तो हमने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में, तो एसआई यूनिट में केजी होता है मास, ये हमारा मीटर पर सेकंड था ही, टाइम हमारा सेकंड में था ही, तो इसमें एसआई यूनिट में थी सारी चीजें, आप वैल्यूज पुट करो तो 0.6 न्यूटन आया। हालांकि इम्पल्स जो एवरेज फोर्स है वो इतना कम आएगा नहीं इम्पल्सिव के केसेस में, प्रैक्टिकल सिनेरियोज में ज्यादातर ये वैल्यूज लार्जर वैल्यूज रहती हैं, तभी क्या होता है इम्पल्स होता है ना वो, इसलिए। बट इस क्वेश्चन में 0.6 न्यूटन ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जिनका आ गया वो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करेक्ट कर लोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो, इसमें एरिया अंडर द कर्व जो आपको बताया था कि फोर्स टाइम पे एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, इम्पल्स को, तो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है इम्पल्स। अब एरिया अंडर द कर्व से करो, या फिर आपको एरिया अंडर द कर्व का एक और एग्जांपल बताया था क्या, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन द गिवन लिमिट्स, वो भी एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों कंसेप्ट यूज करो और फिर देखो ट्राई करके इस क्वेश्चन को। जिनका आ जाएगा हैंड रेज कर लेना। अच्छा बता देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब एन इम्पल्सिव फोर्स एफ एक्ट ऑन अ बॉडी विच चेंजेस विद टाइम टी, तो फोर्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसका डेटा आपको इस ग्राफ में दिया है, फोर्स टाइम ग्राफ में, डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या था जी, इम्पल्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, तो एफ डी टी ये होता है, ठीक है।
अब फोर्स इनटू टाइम, मैंने ये भी बताया था कि फोर्स टाइम ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व, तो जो ये एरिया अंडर द कर्व है यही रिप्रेजेंट करेगा इंपल्सिव फोर्स को। तो आपको ये दूसरी चीज पता है। और तीसरी चीज क्या पता है कि एरिया अंडर द कर्व इज कैलकुलेटेड बाय डेफिनेट इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt विद इन द लिमिट्स। अब टाइम देखो कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करना है, वैल्यू इम्पल्स इन टाइम पाई, पाई टाइम में, यानी 0 से पाई तक। तो लोअर लिमिट 0 हुई, अपर लिमिट पाई हुई। तो इट इज इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम 0 टू पाई, तो फोर्स इंटू डी इंटू टी। ठीक है, ये आप इससे कैलकुलेट करो एरिया अंडर द कर्व, या फिर फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, देखो इधर, ये मत भूलना कि ये गिवन है, एफ इज इक्वल टू 10 साइन टी। तो आपको इंटीग्रेशन से भी मिल जाएगा। अगर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व से नहीं मिलेगा एक्चुअली, इंटीग्रेशन से ही मिलेगा ये, तो वो आप ट्राई करो, एक बार आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम 0 टू पाई, तो एफ की वैल्यू रखो पहले, इसको इसमें एफ की जगह क्या रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 100 साइन टी डी टी। अब 100 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो 100 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन टी डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस माइनस कोस होता है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, लिमिट्स 0 टू पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करोगे तो क्या आएगा 100 माइनस कोस पाई माइनस माइनस कोस 0। तो इनको कैलकुलेट करोगे, पाई पे आती है -1, ठीक है, ये -1, और एक बार फिर से माइनस था तो -1, और Yes, इधर sir. का माइनस और इधर का -1, तो ये क्या होगा, दोनों मिलके 2 हो जाएगा बेटा, 2. Yes, sir. है ना। And तो 100 into 2 100 is इंटू equal 2, to 200. तो 100 इंटू 2 हो जाएगा, तो आपका 2. आएगा 200 200 न्यूटन सेकेंड। Newton second. Yes, sir. यूनिट का भी ध्यान रखेंगे ना, कि Yes, टाइम को sir. फोर्स को मल्टीप्लाई करो टाइम से, तो आपका 200 न्यूटन सेकेंड आएगा। तो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। B. Yes, sir. Yes, sir. तो काफी, कितने बच्चों ने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो इस सॉल्यूशन को देख लेंगे यहाँ से। कोस की वैल्यू पाई के ऊपर क्या होती है, -1 होती है। कोस की वैल्यू 0 पे क्या होती है, 1 होती है। तो दोनों वैल्यूज को रखा, माइनस माइनस 1 हुआ 1, फिर दोबारा से माइनस माइनस हुआ फिर से 1, तो 1 + 1 2, और फोर्स का जो कांस्टेंट था आगे 100, वो 100 ही रह गया। ठीक है, तो हमने इनडायरेक्टली क्या किया, हम लोगों ने ये एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट किया है, ये वाला। छोटे छोटे ट्राइंगल लेके नहीं करते हम इंटीग्रेशन में, यही तो करते हैं, छोटे छोटे ट्राइंगल में, सॉरी रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, और फिर इन सब का एरिया जोड़ देते हैं। तो वही किया है, और वही किसकी वजह से होता है, डेफिनेट इंटीग्रल की वजह से, बस वही कर लिया तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इम्पल्स का हुआ कहानी यहाँ पे खत्म। अब बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, कि थर्ड लॉ क्या बोलता है। देखो, फर्स्ट लॉ ने बोला कि फोर्स जैसी कोई चीज होती है, सेकंड लॉ ने बोला कि गिवन फोर्स के लिए कितना एक्सेलरेशन होगा या फिर कितना चेंज इन मोमेंटम होगा। थर्ड लॉ बोला था कि देयर फोर्सेस इन नेचर विल ऑलवेज बी इन पेयर्स, कभी भी अकेला फोर्स नहीं घूमेगा, हमेशा पेयर्स में मिलेगा। तो पेयर क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन। अब वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि क्या होता है, क्या पेयर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, और उनके बारे में जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखने वाले। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये काफी ओवर अब्यूज्ड स्टेटमेंट है वैसे बहुत सारी। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कहाँ कहाँ पे, फिजिक्स में। फिजिक्स में तो बोलते हैं कि जो एक्शन होगा उसके अपोजिट रिएक्टिव फोर्स प्रेजेंट होगा। और फिलोसफी में क्या बोलते हैं, फिलोसफी में क्या बोलेंगे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, यानी जैसा आप एक्शन करोगे ये आसपास की दुनिया वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये किन्होंने बोला, ये बोला न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने थर्ड लॉ दिया। उन्होंने कहा कि फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आप एक्शन करने वाले हो उसके अपोजिट आपको रिएक्टिव फोर्स मिलेगा। तो मैथमेटिकली अगर इसी बात को मैं लिखने लगूं तो क्या बोलूंगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए, द फोर्स ए ऑन बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ये दोनों क्या होंगे, दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल है इसलिए इनका मैग्नीट्यूड होगा बराबर, अपोजिट है इसलिए इनका साइन होगा डिफरेंट। तो पहला था फोर्स एफ,
पॉजिटिव, और दूसरा क्या है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दे आर पॉइंटिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस बट दे आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो इसलिए बोलते हैं ना कि एक्शन एंड रिएक्शन, इसलिए बोलते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट। तो देखो इक्वल है क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, अपोजिट है क्योंकि डायरेक्शंस डिफरेंट है, दैट इज व्हाई साइन इज यूज्ड एज डिफरेंट साइन। यहाँ पे एक के साथ नेगेटिव साइन यूज किया, एक के साथ पॉजिटिव साइन यूज किया। अब देखो नीचे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, ये बच्चा है, ये बोट के ऊपर से कूदता है राइट साइड में, तो बोट पे लग जाएगा लेफ्ट साइड में फोर्स, जिसको बोलेंगे रिएक्टिव फोर्स, या फिर एक्शन बोल लो, रिएक्शन, कोई से को भी एक्शन बोल लो, जिसको एक्शन बोलोगे उससे दूसरे वाला रिएक्शन होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। और जो बॉय पे लगेगा वो राइट साइड में लग रहा है, इस उस फोर्स की वजह से ये लड़का बोट से कूद के इधर किनारे पे कूद गया। तो इस पे लगा एक फोर्स, उसके अपोजिट रिएक्टिव फोर्स लगा किस पे, बोट पे, उसके कारण बोट भी आपकी लेफ्ट साइड में मूव कर गई। तो ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन लगा बॉय पे और रिएक्शन लगा बोट पे, तो बोट रिएक्टिव फोर्स की वजह से लेफ्ट साइड में मूव कर गई, और बॉय जो था वो एक्टिव जो एक्शन था उसका, उसकी वजह से राइट साइड में मूव कर गया। अब देखो हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी, एक्शन और रिएक्शन पेयर की आपस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करता है, तो क्यों? क्योंकि थर्ड लॉ बोलता है कि अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर विल ऑलवेज बी एक्टिव एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। तो पहला है कि दे अकर साइमल्टेनियसली, ये दोनों के दोनों एक साथ होंगे। एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ ना कि एक ही साथ कर रहे हैं, तो मतलब जब एक्शन होगा उसी टाइम पे रिएक्शन हो रहा होगा, जब एक्शन हो रहा होगा उसी टाइम पे रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्टिव फोर्सेज आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, दे विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जैसे मान लो आपको एक ब्लॉक है ये, और दूसरा ये है स्फीयर, तो जो स्फीयर पे लग रहा है फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एन के बराबर, और ये नीचे लग रहा है वो भी इस पे लग रहा है क्यूब पे, वो नीचे लग रहा है एन के बराबर। तो दे आर अपोजिट, क्योंकि एक अपवर्ड फेसिंग है एक डाउनवर्ड फेसिंग है, तो अपोजिट इन डायरेक्शन, एक साथ लग रहे हैं, दे आर साइमल्टेनियसली अकरिंग, एक्ट अलोंग द सेम लाइन, तो कोई एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगेंगे ये। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, भाई अगर आपको एक्शन रिएक्शन दो ही फोर्सेस से किसी ऑब्जेक्ट को पेयर में उसमें रखना है इक्विलिब्रियम में, तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जब मैं आपको बताऊंगा तो बताएंगे कि मिनिमम 2 फोर्सेस चाहिए एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग इक्विलिब्रियम में, मिनिमम 3 फोर्सेस चाहिए जब आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए एक प्लेन में इक्विलिब्रियम में, है ना, प्लेनर में, और मिनिमम 4 फोर्सेस चाहिए जब आपको 3D स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अब देखो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्यों? स्ट्रेट लाइन में मिनिमम 2 फोर्सेस तो रिक्वायर्ड होंगे, इसलिए दे विल बी एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दे विल बी एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन लग रहा होगा तो दूसरे पे रिएक्शन लग रहा होगा, तो ये भी दिख रहा है, बोट और बॉय के एग्जाम्पल में भी दिख रहा था और यहाँ भी दिख रहा है कि दे विल बी एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, equal in magnitude and same in nature. So they will be equal in magnitude but they will be same in nature. Same in nature मतलब क्या होगा? देखो मेरे पास ये केबल है, ठीक है, मैं इसको स्ट्रेच करता हूं तो दोनों हाथ इस पे स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है वो स्ट्रेचिंग है, या फिर उसको टेंसाइल फोर्स बोलो, जो इसको केबल को एलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि मैं इसको कैमरा को प्रेस करूं, है ना, प्रेस करूंगा तो क्या होगा? क्रश करने की कोशिश कर रहा है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो एक्शन फोर्स और इस कैमरा के द्वारा एक्सर्ट किया गया रिएक्शन फोर्स, दे बोथ आर भाई देखो मैं हाथ, मेरे हाथ पे दबाव फील हो रहा है तो ये कैमरा भी तो दबाव फील कर रहा होगा ना, तो दीज आर कंप्रेसिव इन नेचर। अगर मैं इसको खींच रहा हूँ केबल को, तो ये केबल भी तो मेरे हाथ को खींच रही है, तो दे बोथ दीज फोर्सेस आर एलोंगेटिंग इन नेचर या टेंसाइल इन नेचर। तो इससे मुझे मिलता है कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ही, लेकिन नेचर भी सेम होगा, आइदर दे विल बी कंप्रेसिव और दे विल बी एलोंगेटिंग इन द नेचर। तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो 5 चीजें पता चली, अकर साइमल्टेनियसली, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट अलोंग द सेम लाइन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करेंगे, और मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट नेचर होगा सेम। अब एप्लीकेशन क्या होगा? एप्लीकेशन इनफाइनाइट है, जहां भी आपको फोर्स मिलेगा, ये तो बता दिया ना थर्ड लॉ ने कि जहां भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसका वो हमेशा पेयर में होगा। तो जिस फोर्स को आप देख रहे हो वो आपको एक्शन लग रहा है, बट उसके करस्पॉन्डिंग देयर विल ऑलवेज बी अ रिएक्टिव फोर्स, तो ये आपको पता ही है। तो रिएक्टिव फोर्स कहाँ मिलेगा? जहां भी आप देखोगे वहीं आपको रिएक्टिव फोर्स मिल जाएगा। अपने आसपास देखो बहुत सारी चीजें हैं, तो जहां भी देखोगे हमेशा मिलने वाला है। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्सर्टेड बाय ग्राउंड एंड द वेट विल बी एक्सर्टेड बाय दिस बॉय,
तो इसके पैर से नीचे वेट लग रहा है और उसके अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और ये अगर मूव भी करने लगे तो इसके सामने इस पे जो इसको वो फोर्स लगेगा जो इसको पुश करेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ग्राउंड पे ऐसे फोर्स लगेगा डायरेक्शन में अपोजिट में। तो देयर आर ऑलवेज एक्टिव एंड रिएक्टिव पेयर्स। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब न्यूटन द्वारा हमने 3 लॉ देखे, इनको एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं। द फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अ बॉडी मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ इनर्शिया अनलेस अंटिल एक्टेड अपॉन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स जब तक लगेगा तो नहीं लगेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक जो इनर्शिया की स्टेट है वो मेंटेन रहेगी, यानी रेस्ट पे तो रेस्ट पे, मोशन में तो मोशन में। सेकंड लॉ क्या बोलता है? नेट अनबैलेंस्ड फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, और जिस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम ऑब्जर्व होगा। तो दूसरा ही लॉ हो गया। और थर्ड लॉ, ऑल द फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर। हमेशा एक्शन और रिएक्शन पेयर होंगे। अब ये बात कब हुई थी? देखो अभी वी आर इन 2023 और 1686 में, कितने साल पहले, कितने साल पहले बेटा? 337 ईयर्स पहले। 337 ईयर्स, आज से इतने लगभग 350 साल पहले ये बात बोली गई थी। तो ये सोचो कि जब इन लोगों ने जब ये बात बोली तो ना तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना उनके पास इंटरनेट था, ना उनके पास इतने कोई एडवांस इक्विपमेंट थे, बट तब भी वो ये बात जान पाए, बोल पाए। क्यों? क्योंकि देवर कॉन्शियस अबाउट द नेचर अराउंड देम। तो उन लोगों को पता था कि नेचर क्या होती है आसपास, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया। आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग होते हैं जो नई नई चीजें फाइंड आउट करते हैं, खोज करते हैं, साइंटिस्ट। तो उस टाइम पे भी थे और उन लोगों ने चीजें ऑब्जर्व करी, देखी, तो उनको ये चीजें मिल गई। ठीक है, अब कुछ कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, ये आप मेरे को बताओगे एक बार। चारों पांचों क्वेश्चन हैं, इनको एक बार देख लो, देन आई विल डिस्कस कि आपको क्या समझ आता है इन चारों स्टेटमेंट से। तो सभी बच्चे एक बार इन चारों स्टेटमेंट पे नजर घुमाओ, अपने मन में इनका आंसर सोचो और प्रिपेयर्ड रहो ताकि मैं पूछ सकूं। जिनको कुछ भी इन चारों में से एक भी आंसर पता हो, समझ आ जाए, तो हैंड रेज कर लेना ताकि हम बात कर सकें।
आया किसी को समझ कुछ? जिनको एक भी क्वेश्चन आ गया इनमें से हैंड रेज करो बेटा। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके पूछूंगा, आप लोग मेरे को आंसर्स देंगे, राइट? पायल आप बताओ बेटा सबसे पहले। पायल, कौन सा क्वेश्चन आप बताना चाहोगे और उसका आंसर? शायद डिस्कनेक्ट हो गए। ऋषिता आप बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बताओ। सर न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ जी, हाँ जी, तो बताओ ना, एक्सप्लेन भी करो इसको साथ साथ में कि आपको ऐसा क्यों लगा। सर क्या वो बर्ड जो ना उसके ना पंख नीचे को पुश कर रहे हैं, तो ऊपर को पुश वो लग रहा है ना हवा का। हाँ हाँ, तो आप बोलना चाह रहे हो कि पंख जो है वो नीचे पुश कर रहे हैं और एयर उसको साइमल्टेनियसली ऊपर पुश कर रहे हैं, तो दिस मीन्स कि जो पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन पेयर, तो इसलिए थर्ड लॉ की बात हो रही है। ठीक है, यस सर। ठीक है। लीना आप बताओ बेटा। सर सी मतलब थर्ड का। हाँ बताओ। सर सर if the net force of an object is zero then the object is in equilibrium. इफ द नेट फोर्स, ओके, तो ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। तो मास फिर उसका कुछ भी हो सकता है ना, आप ये बोलना चाह रहे हो कि मास से इंडिपेंडेंट हो गया चीज, कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो दिस मीन्स ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो आपका मास चाहे फिर कुछ भी हो, तो इसलिए नेट फोर्स जीरो है ना, ऐसा ना, द ऑब्जेक्ट हैज जीरो Yes नेट sir. फोर्स, देन इट डज इट मीन इट हैज जीरो मास? नहीं, ऐसा नहीं है कि जीरो मास हो, बट मास कुछ भी होगा, बट ये बात सही है कि नेट फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट होगा। सही बात है आपकी। और बताओ, और कोई है जो बताएगा? ठीक है, तो अब मैं चारों को एक बार बता देता हूँ आपको। द फर्स्ट वन इज हाउ आर वी एबल टू वॉक इफ अर्थ एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन एवरीबडी। भाई फोर्स, हम पे फोर्स जो लगा रहा है अर्थ, वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये पूछ रहा है कि हाउ वी आर एबल टू वॉक, हम तो वॉक चल पा रहे हैं ना, तो अगर इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहा है अर्थ, तो फिर चल कैसे पा रहे हैं? तो यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है कि अर्थ जो है, अर्थ वापिस क्यों नहीं घूम जा रहा? भैया हम तो अर्थ पे ही मूव कर रहे हैं, तो अगर हम चल रहे हैं तो अर्थ वहीं के वहीं, अर्थ पीछे क्यों नहीं घूम रहा, हम आगे क्यों चल पा रहे हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा मास जो है वो कम है और अर्थ का मास ज्यादा है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी तो होता है। तो अगर जिसका मास कम उसमें एक्सेलरेशन ना के बराबर आएगा, तो अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ का मास इज वेरी वेरी लार्जर देन अस, तो इसलिए अर्थ में अप्रिशिएबल एक्सेलरेशन नहीं होंगे। और अर्थ पे हम दूसरा कोई बंदा चल रहा होगा हमसे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा हमसे अपोजिट में, तो जो हम इफेक्ट डालेंगे अर्थ पे उसको कैंसिल आउट करने वाला कोई ना कोई होगा। तो इसलिए क्या हुआ, मतलब कि हमारे चलने से हम ही चल पाते हैं, अर्थ नहीं घूमती उल्टी। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ या फेल नहीं हुआ है, बट हम उसको देख नहीं पा रहे। ठीक है, अप्रिशिएट, इतने चेंजेस नहीं है कि हम उसको परसीव कर पाए विद आवर सेंसेस, तो इसलिए इसका क्वेश्चन ये आंसर ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वी डोंट गेट हर्ट व्हाइल फॉलिंग ऑन ए मैट्रेसेस। जब किसी गद्दे पे हम कूद जाते हैं तो हमें चोट नहीं लगती, और अगर हम फर्श पे कूदते हैं तो हमें चोट लग जाती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे क्योंकि गद्दा सर सॉफ्ट होता है, बिल्कुल ठीक बात है, बट उसको अगर फिजिक्स के टर्म्स में बोलें तो गद्दे पे क्या होगा कि इम्पल्सिव फोर्स जो है, इम्पल्स, इम्पल्स के बारे में आपको बताया था, फोर्स इनटू टाइम। तो टाइम अगर आप बढ़ा दो, जैसे आप किसी गद्दे पे कूदते हो, गद्दे में क्या होता है, अंदर हवा भरी होती है मोस्टली, तो ये स्पंजी होता है, तो जब आप इस पे कूदते हो तो आप इसकी शेप को डिफॉर्म कर देते हो, है ना? तो जो इसको डिफॉर्म होने में कुछ तो टाइम लगेगा, ये इतना डिफॉर्म होने में मान लो डेल्टा टी टाइम लगा, तो आपने जो फोर्स था, इम्पल्स था, उसको टाइम टी में डिवाइड कर दिया, तो आपके ऊपर एग्जर्ट होने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ गया, उस फोर्स के लगने का टाइम था वो बढ़ गया, तो आप पे जो फोर्स लग रहा था वो कम हो जाएगा। अगर वहीं आप अगर किसी प्लेन सरफेस पे या हार्ड सरफेस पे वो होते तो उसमें पूरा मटेरियल अंदर भरा होता, तो ये डिफॉर्म नहीं होता उतनी इजीली, तो जैसे ही आप उस पर कूदते तो जो टाइम आपको मिलता फोर्स लगने का, वो टाइम बहुत छोटा होता है ना।
तो इसलिए ये इतना कम टाइम लगेगा, तो क्या होगा कि फोर्स आप पे लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो आपको चोट ज्यादा लग जाएगी। इसलिए क्या होता है, मैट्रिक्स पे आप गिरते टाइम आपको चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आपने इंपल्सिव फोर्स को टाइम टी में डिवाइड कर दिया, बहुत ज्यादा टाइम लिया। ये वही उसी तरीके की बात है कि बॉल को कैच करते टाइम हाथ पीछे कर लिए, है ना, या फिर ऐसे टक्कर हुई तो एयर बैग खुल गया, उसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ है। अब जीरो, एक ऑब्जेक्ट है जीरो नेट फोर्स। जीरो नेट फोर्स है मतलब क्या, उस पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहे हैं उनका जो नेट वैल्यू है वो जीरो है। तो क्या उसके उसका ये मतलब हुआ कि उसमें जीरो मास होगा? बिल्कुल नहीं। नेट फोर्स जीरो है तो मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, बट मास तो कुछ भी हो सकता है। मास इसका 1 किलोग्राम भी हो सकता है, 1000 किलोग्राम भी हो सकता है। तो फोर्स से इंडिपेंडेंट चीज है मास। फोर्स होगा वो किसी एक्सटर्नल एंटिटी से लगेगा, और मास क्या है? मास इज द मेजर ऑफ मैटर कंटेन्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। और थर्ड वन क्या है? फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। flight of a bird by flight of a bird by pushing the air downward with the help of wings। अब कोई पक्षी है, ठीक है, वो उड़ रहा है, ठीक है, ये पक्षी है, ये उड़ रहा है। अब इस पक्षी, ये इसके पंख जो है नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे, ठीक, और उसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा एयर से। एयर इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स हैं, तो यहाँ पे किसकी बात होती है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। फ्री बॉडी कल देखेंगे, अभी आज ये देख लेते हैं। आपको जब मैं बता रहा हूं कि जब मैंने आपको बताया था सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, कब बताया था बेटा? जब हम मोशन के पैरामीटर सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन पढ़ रहे थे, तो उसमें 3 चीजें आई थी, सिस्टम, सराउंडिंग और ऑब्जर्वर। तो मान लो ये एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिस पे हमारा अटेंशन फोकस्ड है, वो ऑब्जेक्ट जिस पे हम अपना स्टडी कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जिस पे हम पैरामीटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मान लो मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल बताओ, वेलोसिटी ऑफ, या इस पे फोर्स लगने वाला फोर्स बताओ इस बॉल पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हमारा सिस्टम क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट जिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हो गया हमारा सिस्टम। इस सिस्टम से बाहर की सारी चीजें, जैसे जैसे ये बॉल है, इससे बाहर क्या है? मैं हूं, मेरे घर के आसपास ये एयर है, जो और भी सारी चीजें ये है, मेरा घर है, मेरे गांव मोहल्ला है, या मेरा सिटी है, वो सब क्या है? दिस ऑल दैट थिंग इज आउटसाइड दिस बॉल। आप लोग भी इससे आउटसाइड हो, है ना। तो एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम इज सराउंडिंग। तो ये बॉल है क्योंकि जिस पे मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, केवल वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स मेरा सिस्टम कहलाता है। अब इसके बाहर की सारी चीजें सराउंडिंग है। जब सराउंडिंग्स बता रहा था तो आपको एक चीज बताई थी कि एक चीज होती है इमीडिएट सराउंडिंग और एक चीज होती है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग इस बॉल की सराउंडिंग में आप सब भी आ रहे हो, जितने भी बच्चे इस क्लास में है वो सब भी इस बॉल के लिए सराउंडिंग है, बट इमीडिएट सराउंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बहुत दूर हो, आपके इस बॉल में कुछ चेंज आता है तो आपके उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा, बहुत मिनिमलिस्टिक आएगा, और वो बस थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं आएगा आपकी लाइफ में इस बॉल के साथ कुछ होता है। बट ये बॉल मेरे आसपास रखी है, तो इस बॉल पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो फोर्स मुझे भी फील होगा, ठीक है। तो इसके आसपास की जो चीजें हैं, जिस रूम में मैं बैठा हूँ, एटलीस्ट इस रूम की सारी चीजें इस बॉल के लिए इमीडिएट सराउंडिंग है। क्यों? क्योंकि ये रूम हीट होगा तो ये बॉल हीट हो सकती है, या ये बॉल हीट होगी तो इस रूम की हीटिंग भी हो सकती है, या इस बॉल पे कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स आसपास की चीजों को फील होगा। तो दैट मीन्स एवरीथिंग इमीडिएटली अराउंड दिस बॉल इज इमीडिएट सराउंडिंग। ये बॉल अगर इसमें कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मेरा पूरा का पूरा अटेंशन, मेरा पूरा पूरा कैलकुलेशन या जो भी ऑब्जर्वेशन है इस बॉल पे है, तो ये बॉल हमारे लिए सिस्टम है, ठीक है। इसके बहुत सारी दूर की चीजें आउटसाइड सराउंडिंग होगी, इसके आसपास की चीजें इमीडिएट सराउंडिंग होगी। ये 3 चीजें क्लियर हुई। अब सिस्टम के अंदर से लगने वाले फोर्सेस वो इंटरनल फोर्सेस कहलाते हैं, सिस्टम पे बाहर से लगने वाले फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। देखो इस बॉल को मैं ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने हाथ से इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इसके अपने हाथ से इसको दबा रहा हूँ। तो बाहर से लगने वाले फोर्सेस इस बॉल पे, ये सिस्टम है मेरा, इस सिस्टम पे बाहर से लगने वाले फोर्सेस यानी कंप्रेसिव फोर्स है, ये क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स। और ये बॉल अब मेरे पे रेजिस्टेंस डाल रही है, वापस मेरे हाथ पे फोर्स लगा रही है, तो वो क्या हुआ? दैट फोर्स इज जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड द सिस्टम, तो दैट इज इंटरनल फोर्स, ठीक है। इस बॉल के अंदर जितने भी फोर्सेस जनरेट होंगे वो इंटरनल फोर्सेस है, बाहर से लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस है। अब देखो आपको 2 सिस्टम दिखाएंगे, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 है ये रहा, और सिस्टम 2 है।
तो सिस्टम का मतलब मेरे पास चॉइस है। फर्स्ट केस में मैंने इस ब्लॉक 1 को और ब्लॉक 2 को दोनों को कंबाइन करके सिस्टम मान लिया है। तो अब इस पे जो बाहर से फोर्स लगाएगा, ये बंदा जो पुश कर रहा है, जो ये जितना भी फोर्स लगाएगा दैट विल बी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और जब केवल फर्स्ट ब्लॉक को मैंने अपना सिस्टम माना है, देखो ये सिस्टम बाउंड्री है, ये सिस्टम बाउंड्री है, ब्लू जो व्हाइट कलर में आपको दिख रही है, ये सिस्टम बाउंड्री है, मतलब ऐसी इमेजिनरी बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे, ठीक है। ये थर्मोडाइनमिक्स में ज्यादा काम आएंगे कंसेप्ट, वहां पे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही समझ लो कि ये व्हाइट कलर का जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये सिस्टम बाउंड्री है, व्हाइट कलर का रेक्टेंगल, ये सिस्टम बाउंड्री है। तो केवल फर्स्ट जो स्फीयर है, फर्स्ट जो ब्लॉक है, वो मेरा यहाँ पे सिस्टम का पार्ट है। तो दिस मीन्स कि जो इस फर्स्ट ब्लॉक पे बाहर से जितने फोर्सेस लग रहे हैं दे आर एक्सटर्नल फोर्सेस, तो ये दोनों के दोनों एक्सटर्नल है। बाकी इसके अंदर जितने भी ओरिजिनेट होंगे दे आर इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। तो अब बस ये समझ लो, इंटरनल विद इन द सिस्टम, एक्सटर्नल आउटसाइड द सिस्टम। बाकी ये फोर्सेस के बारे में जब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब इसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इनका सिग्निफिकेंस क्या है या इनका यूज क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम।